ओके जी, आज थोड़ा सा आपको ज़रा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं कि ये जो आपको सारे हेड्स पढ़ाए जाते हैं किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। थोड़ा सा ऐसे आइडिया के लिए है, ये कोई आपके कोर्स में चीज़ नहीं है। चैप्टर 15 जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर 15 के अंदर ना एक टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न का, जिसमें ये देखना होता है कि रिटर्न किस 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 बंदे ने जमा करानी है। फिर उसके बाद वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है वेल्थ स्टेटमेंट का, और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रिकन्सिलिएशन का। तो लेकिन ये काम चूंकि हम कर रहे होते हैं नॉर्मली लेट थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने कहा आज आपको ये बता देते हैं कि जो रिटर्न के हेड्स तो आपने सारे पढ़ ही लिए, सारा आइडिया आपका हो गया, टैक्स क्रेडिट्स भी आपने पढ़ लिया, तो काफ़ी सारी बातें आपको जो है वो पता लग चुकी हुई हैं। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये सब होता क्या है जी। fbr.gov.pk वेबसाइट है जी, जहाँ पे आपने लॉगिन करना होता है तो आपके पास इस तरह की चीज़ ओपन हो जाती है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो इनका ऑनलाइन सर्विसेज में इनकम टैक्स लिखा हुआ है IRS। अच्छा, अब ये तमाम काम जो है ना ऑनलाइन होते हैं। यहाँ पे अब कोई भी आपको जो है ना वो जाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप डिपार्टमेंट जाएं, मैनुअल कागज़ लेके फॉर्म लेके फिल करके जमा करके आएँ। तो यहाँ पे आप आते हैं जी, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपका लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। जिस बंदे का एनटीएन होता है, आपको याद है हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था एनटीएन है या नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे का एनटीएन होगा ना उसको वो एफबीआर में जाकर रजिस्टर्ड होगा। जैसे आप लोग ICAP में रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीआरएन नंबर दिया जाता है ना, जिसमें आपका एक सीआरएन नंबर आपका यूजर नेम होता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होती है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और पासवर्ड जो है वो सिस्टम खुद जनरेट करता है जब आप एनटीएन लेते हैं, वो भी आप घर बैठ के कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे सारा कुछ पूछ लेगा जी। हाँ जी, आप कौन है क्या है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें आपसे सारा डाटा पूछ रहा है। आप शनाख्ती कार्ड नंबर दें, नाम बताएं अपना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होता है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप इसको सबमिट करेंगे तो वो आपके मोबाइल और ईमेल पे कोड्स भेजता है। वो कोड ताकि कंफर्म करता है भाई आप ही हो ना, हमें किसी पड़ोसी का नंबर तो नहीं लिखा हुआ। वो कोड जब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे आते हैं तो वो दोनों कोड्स फिर आप नीचे एक ऑप्शन जनरेट होती है वहाँ पे आप ऐड करते हैं, और जब आप इसको सबमिट का बटन दबाते हैं ये वाला, तो यहाँ पे फिर आपका एनटीएन जनरेट हो जाता है। इस 2 मिनट का काम है। अगर आप अभी किसी का शनाख्ती कार्ड आप किसी का शनाख्ती एंटर करें उसका एनटीएन बन जाएगा। ओके। जब एनटीएन बन जाएगा तो एनटीएन बनने के बाद आपके मोबाइल पे फिर यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। यूज़र नेम तो आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ही होगा, और पासवर्ड जो है वो आपका सिस्टम जनरेट करता है। वो अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। एक दफ़ा जब आप रजिस्टर हो गए तो वही एफबीआर की वेबसाइट पे है, यहाँ पे आ रहा होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। ठीक होगी बात। यहाँ पे एक चीज़ है जी, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये लिखा हुआ है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एनटीएन, CNIC, पासपोर्ट नंबर, और ये कंपनीज के लिए होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन नंबर। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि मेरा एनटीएन बन गया, यहाँ पे आके वेरीफाई होता है। मिसाल के तौर पे चले मैं अपना ही एनटीएन एंटर कर देता हूँ, पकड़वाना दीजिएगा। चेक किए भाई कैंटीन फिर, चलें जी। बल्कि छोड़े, मैं अपना क्यों दिखाऊँ आपको, जिनकी हम अभी वैसे रिटर्न एक हमने ओपन करनी है कोई और। CNIC पे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो CNIC है ना, CNIC पे है ये वैसे ही मेरे पास एक CNIC है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी। और ये आपने कैप्शन देनी होती है। तो ये आपके पास सारा डाटा आ जाता है जी, ये बंदा कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या हिसाब किताब है, क्या हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो सारा डाटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आप वापस उस लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो वंस यू गेट द लॉगिन एंड वंस यू गेट द पासवर्ड, और जब तक हम जाएंगे ऑनलाइन के पास तब तक मैं ये पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, तो ये मत समझिएगा कि आप पॉज करके लॉगिन कर लेंगे। ओके। तो आप इसको लॉगिन करेंगे यूजर नेम पासवर्ड, तो आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसमें एक अजीब जो गरीब सी चीज़ें इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। ठीक है जी। ये है जी रजिस्ट्रेशन। ये जब आप FBR के साथ रजिस्टर होते हैं ना तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ना आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करनी हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट फॉर्म है। ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको बाद में याद आया हो मेरा तो ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे करेंगे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, क्लिक करते हैं तो वो आपको कह देता है क्या चेंज करना है, वहाँ जाके अपना ईमेल जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक होगी बात।
ये देखिए, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे और कमिश्नर को सबमिट करा देंगे और कमिश्नर पे खुद ही जवाब दे देता है। ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, अब सारा कुछ ऑनलाइन होता है। वो 2-4 दिन में आपको इसका रिप्लाई कर ही देगा। ओके, कि ठीक है जी, इजाजत है या नहीं है। तो ये रिटर्न एप्लीकेशन यहाँ से जाती है। ये आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ेंगे कि हम अपना अकाउंटिंग मेथड कैश से क्रूअल या क्रूअल से कैश पे कर सकते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ से जाती है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, फिर आप इस चैप्टर 15 में पढ़ेंगे नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के। जब आप बिजनेस बंद करते हैं ना, तो भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो जहां जहां बताना पड़ता है वहां वहां नोटिस लिखा हुआ है, जहां जहां पूछना पड़ता है वहां पे एप्लीकेशन है। ओके, बात समझ आ गई। बाकी ये अगली चीजें जो है ना, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ये देखें ग्रीनफील्ड स्टेटस, ये आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। तो ये ग्रीनफील्ड स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता, यहाँ पे जाके आपको बताना पड़ता है कि जी मैं ग्रीनफील्ड स्टेटस में हूँ, डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी पड़ती है, फिर उसको रिव्यू करके आपको कोई 10-12-15 दिन में जवाब दे देगा। ओके, फिर आप वो 65G वाला टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करानी पड़ती हैं। ओके होगी बात। ये सबसे खतरनाक टैब है डिक्लेरेशन। ये देखिए रिटर्न्स, यहाँ पे आप अपनी रिटर्न जमा कराते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट इन्होंने बनाई हुई हैं। अब जैसे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, जिन लोगों ने सिर्फ सैलरी की रिटर्न करानी है वो ये क्लिक कर दें। जिन लोगों ने नॉर्मल करानी है इंडिविजुअल एओपी कंपनी, वो इस पे आ जाएं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो आपके लिए ये वाली रिटर्न ठीक है। अगर आप चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये वाली रिटर्न ठीक है। इसको छोड़ें, ये सिर्फ वो लोग हैं जो डिविडेंड इनकम कमाते हैं ना, उनकी स्टेटमेंट ऑफ फंड टैक्सेशन पहले कभी होती थी, खत्म हो गई हुई है। ये वेल्थ स्टेटमेंट है, ये भी आपने चैप्टर 15 में पढ़नी है। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ये भी आपने चैप्टर 15 में पढ़नी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको सारी की सारी यहाँ पर नजर आएंगी। एसएमई आपके कोर्स में होता था, वो निकाल दिया गया, वरना आपको ये भी बात समझ आ जाती। ओके, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ये, अच्छा ओरिजिनल से मुराद ही होता है पहली दफ़ा जमा करा रहे हैं। और चैप्टर 15 में आप ये जाके पढ़ेंगे कि रिटर्न्स बाद में रिवाइज भी हो सकती हैं। तो वो रिवाइज अगर आपने करनी है तो रिवाइज वाली फिर यहाँ से होती है। ठीक होगी बात। एक्सटेंशन एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं कि भाईजान मेरी रिटर्न का टाइम 30 सितंबर तक है, मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं ये एक्सटेंशन एप्लीकेशन यहाँ से जाके तो क्लिक करके तो भेज दूंगा, भाईजान टाइम नहीं है, 15 दिन और दे दें। तो ये सारी बातें आप चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। ओके, ठीक होगी बात। बाकी इसमें टैब बने हुए हैं, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये कोई एमनेस्टी जब हुकूमत देती है ना, एसेट डिक्लेरेशन, कि जी आप अपने एसेट डिक्लेयर करें, इतने पैसे दे दें, आपको माफ़ करेंगे, ये वो चीज़ होती है। कोई गलती हो जाए तो वो यहाँ से ठीक होती है सारी की सारी। फिर कोई अपील आपने करनी हो, आपके खिलाफ कोई केस आ जाए, तो आप यहाँ से करते हैं। रिफ़ंड आपने हुकूमत से कोई लेना हो तो आप यहाँ से एप्लीकेशन देते हैं। फिर ये छोड़ें, ये रियल इस्टेट वालों के लिए है। ये आपको याद है बताया था वो कैपिटल गेन में, कि जब आपने वो टैक्स पे करना होता है एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, आपको याद है वो कैपिटल गेन में पढ़ा था, एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, और जब क्वार्टर खत्म हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करानी होती है। याद है कि नहीं, आखिरी बात लिखी हुई थी चैप्टर 10 में, वो यहाँ कहीं से होती है। अब इसमें मैं देखता हूँ आती है कि नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स पे तो एप्लीकेबल नहीं है, और ये इंडिविजुअल का मैंने खोला हुआ है, तो इसमें अब आई डोंट नो वो आएगी कि नहीं आएगी। बहरहाल लेट मी सी, नहीं शायद यहाँ नहीं आएगी। खैर एनीवेज कोई नहीं, छोड़ें इसको। इसको भी छोड़ें, ये सेल टैक्स रिटर्न, ये सेल टैक्स में आप देख लेंगे, इसको भी छोड़ें, ये भी सेल टैक्स से ताल्लुक है। MIS, ये ना एक है रिपोर्ट है कि आप जब एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है ना, तो सैलरी पे करने पे वो आपका टैक्स काटता है। ऐसे ही है, जब वो आपका टैक्स काटता है ना, तो टैक्स सिर्फ काटना नहीं होता, हुकूमत को जमा भी कराना होता है। अब उसने वो जमा कराया या नहीं कराया, वो यहाँ से पता लगती है बात। ओके, वो यहाँ से बात पता लगती है इन्फॉर्मेशन सेंटर से, तो आपको कंफर्म हो जाता है। खैर एनीवेज, ये एक छोटी सी एक ब्रीफ था। अच्छा, ये चार ना यहाँ पे, ये तो आप जानते ही होंगे, इनबॉक्स आउटबॉक्स। ड्राफ्ट में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो वो ड्राफ्ट में होता है। जब आप उसको सबमिट करते हैं ना, तो वो उठ के कंप्लीटेड टास्क में आ जाता है। ओके, इनबॉक्स, ये आपके और कमिश्नर की चैट इसके अंदर होती है। कमिश्नर ने आपको जितने भी नोटिस भेजने होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। ये देखें, इनको नोटिस आए हैं, ये देखें, नोटिस टू फाइल रिटर्न, नोटिस टू फाइल रिटर्न, नोटिस टू फाइल रिटर्न। ओके, तो ये कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस होता है जी, जो कि आपने क्या करना होता है, इसको कंप्लाई करना होता है। ड्राफ्ट खाली पड़ा हुआ जी, इनका कोई काम पेंडिंग नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम 2022 की रिटर्न जो है ना वो इनकी जमा कराएं, तो हम इधर डिक्लेरेशन पे आएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल नॉर्मल रिटर्न पे हम आएंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो स्क्रीन ओपन होगी। ये आपसे पूछेगा भाई सेलेक्ट पीरियड, आप ये बताइए कि आप किस साल की रिटर्न जमा कराना चाह रहे हैं। 2022 की, इधर आइए, टैक्स पीरियड 2022, एंटर, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी 2022 की रिटर्न जो है वो ठक करके ओपन हो जाएगी।
वेरी वेरी हॉरिफिक, स्पूकी, है ना, ड्रोनी सी। ये देखिए, ये तो पड़ा सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस का, ये तो पड़ा हुआ लग रहा है मेरे दोस्त। ये तो सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो हेड्स ऑफ इनकम आ गए मेरे भाई। क्या ये ऐसा ही है क्या? नहीं। एम्प्लॉयमेंट सैलरी को बोलते हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। एक इंसान 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सर कुछ याद आया? तो सर ये आपके 5 हेड्स हैं जो कि आपने फिल करने होते हैं। ओके, तो जब आप सैलरी कमा रहे होंगे तो इस टैब पे क्लिक करें, सैलरी पे क्लिक करें, यहां पे अपनी सैलरी लिख दें कितनी बनती है। कोई अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो यहां पे लिख दें। कोई एक्सपेंडिचर आपको वापस किया है, वो यहां पे लिख दें। कोई आपको बेनिफिट मिला हुआ है, कोई गाड़ी मिली है, कोई लैपटॉप मिला है, कोई मोबाइल मिला है, वो यहां पे लिख दें। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आपको मिली है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू पे, जो कि सैलरी के अलावा है, वो यहां पे लिख दें। ठीक होगी बात? अच्छा, ये तमाम चीजें ना आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये सारी बातें ना आपने वहां पे पढ़नी है। ओके होगी बात? तो यहां पे ना आप तमाम चीजें लिख देंगे, मैं भी कुछ लिख नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, ये तो आपने पढ़ ली है, ये पढ़ के आपको ना बड़ा जबरदस्त फीलिंग आएगी। ये देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओपन किया, माजरत, हो गया ओपन। ओके, ये देखें जी, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यही पढ़ा था, यहां पे लिख देंगे। ये पता नहीं क्या है, 1/10 ऑफ अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये क्या चीज है? ये तो सर हमें पता है सर, ये तो सर जो एडवांस मिलता है उसको 10 साल में डिवाइड करके यहाँ पे लिखना होता है सर। और अगर नया एडवांस आ जाए तो पुराने एडवांस में से जो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स में शामिल हो चुकी होती है वो लेस करते हैं, रिजल्टेंट अमाउंट 10 पे ऐड कर देते हैं। कोई समझ रहे? समझ रहे? समझ रहे? क्या बात है सर, अब मजा आ रहा है सर। फॉरफेटेड डिपॉजिट अंडर ये भी पता है हमें, पता है सर, वो जो जब्त कर लेते हैं। रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन, एक रेंट जो कि आपको नहीं मिलना था और आपने उस बेसिस पे उसको बैड डेट कर दिया था, और याद है बाद में वापस मिल गया था तो इनकम में ऐड हो गया था, तो सर यहां पे ऐड कर दें। ओके, फिर ये बात भी पड़ी थी कि अगर आपने लायबिलिटी 3 साल हो गए पे नहीं की तो फिर वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, सर यहां पे ऐड करेंगे आप। ओके, तो ये सारी वो बातें जो पढ़ी है ना, देखें बिल्कुल सब कुछ वैसे ही बना हुआ है। ये तो बस यहाँ पे अमाउंट आपने लिखनी होती है, अमाउंट लिख के आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। इसको छोड़ें, ये आपके अभी ना ऊपर की बात है, इसको छोड़ें, ये भी आपको समझ नहीं आएगी। ओके, तो बहरहाल यहाँ पे आप बस अमाउंट लिख के कैलकुलेट दबाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम लिखा हुआ है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और ये फाइनल टैक्स रिजीम होता है। ये रिजीम है, बस इतना समझ लें, बाकी ये फिलअप कैसे करने है मुश्किल बात है। 1/5 रिपेयर कैलकुलेट करना ही करना है, गिवन होना हो। देखें उसने ये वाली फील्ड, ये 1/5 ऑफ रेंट उसने फील्ड ही फ्रीज की हुई है। ये देखिए, अभी मैं मिसाल के तौर पे यहां पे रेंट लिखता हूं 10 लाख रुपया। ओके, अब जैसे ही मैं कैलकुलेट दबाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। इज्जत रख ली मेरी एफबीआर वाले। उफ, खुद आ गया, ये देखें 2 लाख रुपया खुद आया कि नहीं आया? तो सर रिपेयर जितना मर्जी हो, ये बताया गया था आपको, सारे का सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा। अब आपने 2 करोड़ लगाया हुआ है, कहेगा सॉरी सर मैं तो इसका 1/50 लूंगा। ओके, बात समझ आ गई? इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चों में पड़ा था, माइनस हो सकता है। अब ये खर्चे आ गए, देखें टोटल डिडक्शन जो है ये खर्चे आ गए। लोकल रेट टैक्स चार्ज सेस जो पे करने के लेस हो सकता है, सर 15 है, रिवाइज हो रहा है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ग्राउंड रेंट पे करेंगे, माइनस हो सकता है। प्रॉफिट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, शेयर इन रेंटल इनकम पेड टू एचबीएफसी बैंक, सब बातें पड़ी हुई है सर। रेंट कलेक्शन चार्जेस, सर ये तो लोअर ऑफ होते थे सर ये तो लोअर ऑफ होते थे सर। 10 लाख के पीछे मैंने 9 लाख रुपए के खर्चे कर दिए। लोअर ऑफ क्या होते थे? एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। 9 लाख करके देखते हैं क्या करता है ये। ओके, 9 लाख मैंने लिख दिया, अब लेट्स सी ये क्या करता है। हालांकि ये 4% जो बहुत ऊपर निकल गया हुआ है। कैलकुलेट, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस? नहीं नहीं ये गलत, नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे तो नहीं होता, नहीं नहीं सर 9 लाख थे। इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, व्हाट इज दिस मैन, ये क्यों नीचे ला रहा है, क्यों कर रहा है ये? सर लोअर ऑफ है सर, ये लोअर ऑफ है। अब समझ आई लोअर ऑफ? अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अब आपने सेक्शन 15 है भूल गए मैं आप, तो फिर जारी बात है आप सर पकड़ के बैठेंगे ना, वो एफबीआर वाले फारग हैं, उनका सॉफ्टवेयर खराब हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने अगर ये सेक्शन पढ़ा होगा ना और आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि ये देखें, ये आपको ना इसके 4% तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। यही पढ़ा था हमने। चले रिवीजन नहीं हो रही हमारी, चले मैं कह देता हूँ इसको 30,000,
अब देखूं 40 में वापस आता है कि नहीं। ओह नो मैन, लोअर ऑफ 40,000 1 रुपया करते हैं सर, आपने तो शुगर ही बना लिया है। नहीं देखते हैं, ये सिस्टम का भी पता लग जाएगा ना। वो मैन 1 1 रुपए का हिसाब कर रहा है ये तो। ओके ठीक होगी बात, तो ये ऑटोमेटिक चीज कैलकुलेट हो रही होती है। लीगल सर्विस चार्जेस आपको पता है, ये भी हमने पढ़ लिए थे। अमाउंट क्लेम्ड एज इररिकवरेबल रेंट, ये क्या चीज है? जो ना ही नहीं माइनस कर दो, और वो बाद में मिल गया तो यहां पे आके ऐड कर दो। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ट्रीटेड एज इनकम, सर जब आपने 3 साल तक लाइबिलिटी पे ही नहीं की तो वो आपकी इनकम में ऐड हो गई थी, और अगर उसके बाद कभी वो पे हो गई तो लेस करने की बात पड़ी थी, तो सर वो आके यहां पे लेस कर दें, और अदर के अंदर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। ठीक होगी बात, ये बात समझ आती है? चलो जी, मैं सबको डिलीट फिलहाल करने लगूं। सर ये कोड बस छोड़ें इसको, ये इसके बैक एंड पे ना असल में ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कोडिंग के थ्रू इसको कंट्रोल किया होता है। क्योंकि आगे ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं ना, ये वाली, इसके अंदर जो है ना वो कुछ हमने अकाउंट्स या चीज़ें अटैच करनी होती हैं, तो उसका लिंक इस चीज़ से बना होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 2001 कोड में कोई चीज़ लिखी हुई है ना, तो सिस्टम में ये पीछे बता दिया गया है कि अगर इस कोड में कुछ लिखा हो ना, तो आपने सबमिशन के वक्त ये एरर दे देना है कि पहले ये चीज़ अटैच करोगे तो सबमिट होगी। जैसे आई कैप का वो होता है ना कि आप ये तस्वीर या जो कुछ भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं अटैच नहीं करते तो एरर दे देता है वो, तो वो बैक एंड पे कोडिंग इस तरीके से हुई होती है, तो ये इस तरह से इन्होंने कोड किया वैसे, और कोई वजह नहीं है इसकी। क्या चीज़? नहीं नहीं से, हाँ ये रिवाइज होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, लेकिन ये इस साल के हैं मोस्टली सेम ही रहते हैं। अब देखें ना, लॉ चेंज हो गया मिसाल के तौर पे, और उन्होंने कह दिया कि आज के बाद फॉरफिटेड डिपॉजिट नहीं होगा ऐड, तो 3 निकल जाएगा ना, फिर ये 4 वाला 3 हो जाएगा, 5 वाला 4 हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये तो कोड है, ये तो फॉर्मेट है एक, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। ये आप समझ लें एडमिशन ऑफिस से आपको फॉर्म मिला, आपने फिल करना है बस, तो एडमिशन फॉर्म तो सेम ही होगा ना सबके लिए। ओके मैन, कुछ फायदा हो रहा है? सर रिवीजन ही हो रही है सर, बोरिंग सा फॉर्मेट है सर, इसमें ना कोई रंग बिरंगा होना चाहिए था, कोई ग्रीन ब्लू रेड येलो, कुछ तरह कार्टून चार्टून भी होने चाहिए थे सर, ऐसा नहीं होता, दिस इज प्रोफेशनल फील्ड। उसके बाद बिजनेस का हेड, ये आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये बड़ा भयानक किस्म का होता है जी, और इसका चैप्टर भी उतना ही भयानक है, इसका न्यूमेरिकल भी इतना ही भयानक होता है। तो 2 काम है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या फिर आप सर्विसेज का काम कर रहे होंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएं, अगर सर्विसेज का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पे आइए, ये देखिए ग्रॉस रेवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन ये तो हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, व्हाट वाज योर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, जो परचेजेस की यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ सैलरीज भी आती हैं, कुछ फ्यूल भी आता है, पावर गैस स्टोरेज पे, रिपेयर मेंटेनेंस अदर, अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक। ये अकाउंटिंग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? हमने ये बात पढ़ ली हुई है ना कि अकाउंटिंग वाली चीजें तो सारी वापस हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, एडबैक हो जाती हैं, कुछ पढ़ा था हमने ऐसे, याद है? एक न्यूमेरिकल हमने करने की कोशिश की थी, वो प्रॉफिट ऑन डेट वाला अदर सोर्स के बाद, तो थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दी थी कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अकाउंटिंग वाले माइनस कर रहे होते हैं, हम माइनस नहीं करते, हम उनको एडबैक कर देते हैं। तो सर ये अकाउंटिंग लिखा तो हुआ है, उसकी वजह यह है कि आप अपने ना अकाउंट्स में तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा के ना रिवर्स कर देता है, वो कहता है मैन आई नीड दिस वन, ये डेप्रिसिएशन है जी सर टैक्स वालों की, आप अपनी डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखें। ये पूरा एक फॉर्मेट है, ये इंशाल्लाह जब आप बिजनेस आपको मैं पढ़ा दूंगा ना, तो फिर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा इस फॉर्मेट पे लेके आऊँगा, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये हो क्या रहा है। ओके चलें एनीवेज, ठीक है। फिर आ गया जी ये सर्विसेज वाला, ये सर्विस पे अगर आप आएंगे तो फी फॉर टेक्निकल, ये भी हमने कल परसों पढ़ा था अभी, तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे सर्विसेज, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डेंटिस्ट है, सर्विसेज है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, बस ठीक है। बाकी बातें तो आपको, ये शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी, ये भी आपको यह थोड़ा सा बता ही दिया था जॉइंट ओनरशिप में चैप्टर 9 में, कि आप अपना शेयर जो है वो यहाँ पर ला के लिखते हैं। ये तमाम अखराजात हैं जी, उनकी डिटेल है जो बिजनेस में से आप माइनस कर सकते हैं, रेंट पे किया होगा, रेट्स होंगे, सैलरी, ये तमाम आपने पढ़ने हैं, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है वहाँ पे, और ये सारे के सारे जो है वो आप कर सकते हैं। इन एडमिजिबल एडमिजिबल डिडक्शंस, ये देखें, एड बैक एड बैक एड बैक एड बैक एड बैक एड बैक, ओके, सब कुछ एड बैक करता जा रही है। ये फॉर्मेट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे कि जो चीज़ें टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते वो एड बैक करें, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
ये हम देखेंगे कि माइनस करने की इजाज़त नहीं है, ऐड बैक हो जाएगी। ऑब्सोलीट स्टॉक की प्रोविजन ऐड बैक, ये देखें सारी तमाम चीज़ें जो है ना ये ऐड बैक हो जाती हैं। याद है वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि कोई भी फाइन हुकूमत को पे किया तो वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। तो देखें अगर आपने अकाउंटिंग में तो किया होगा ना माइनस, अकाउंटिंग वाले तो नहीं मना करते, तो वो कहता है फाइन पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ ऐड बैक। ये देखें वो सेक्शन 21 था ना, वो भयानक सा, नहीं बोलेंगे, वो भयानक सा सारा कुछ, आप ये सेक्शन 21 है यहाँ पे। 67 है पोर्शन में तो आप पढ़ ही चुके हैं, याद है? वो एक नीचे ग्रोसरी स्टोर था, ऊपर घर था, घर का बिजली का बिल आया था, टोटल बिल 8 लाख था, आपने 8 लाख माइनस कर दिया। वो कहता है नहीं भाई, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस इनकम। सर घर का है सर, एड बैक एड बैक। ओके, कुछ अब लिंक बनना शुरू हो गया चीज़ों का। ओके, तो ये सर इस तरीके से है, पूरा सेक्शन 21 यहाँ पे इन्होंने छापा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि कल मैंने अपनी रिटर्न की थी, मेरे 3 घंटे लग गए थे। जिसकी जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ही टाइम लगेगा उसको, सो इट टेक्स टाइम। जी हाँ, डेडिकेटेडली। वैसे अगर आपके पास रिकॉर्ड पूरा हो ना तो 3-4 घंटों में एक रिटर्न अच्छी वाली जो होती है ना, मतलब जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, हो जाती है। जो सैलरीड बंदा होगा उसकी तो 5 मिनट में हो जाएगी, उसकी है ही सैलरी, वो सैलरी में जाके पुट करें, नीचे जाके जो उसका टैक्स कटा है भी दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके प्लेस करें, सबमिट कर दें, खत्म हुई बात। ओके, ठीक है मैन। और आपने अपनी बैलेंस शीट यहाँ पर देनी होती है, दिस इज योर बैलेंस शीट। टैक्स वालों की भी एक बैलेंस शीट बनती है, वो आपने यहाँ पर देनी होती है। ओके, ये तो पड़ा हुआ है कैपिटल एसेट, जो भी गेन लॉस आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे बस, और एग्जेम्प्ट अगर होगा तो लिख देंगे, छोड़ें इसको, दफा करें। तो इसमें आपने कैलकुलेशन बस एज इट इज नेट गेन लॉस आपने यहाँ पे लिख देना होता है। ओके, और लॉस कौन से वाला लिखेंगे? बस छोड़ें, इसको भी छोड़ें। ये इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ठीक है, बस इसको भी जानने दें एज इट इज ही। ठीक है, ओके। अदर सोर्सेज पे आइए, अदर सोर्सेज में देखें, याद है बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, उनका गेन यहाँ पर, रॉयल्टी यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन डेट। इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B, 7B पढ़ा था हमने, 5 मिलियन से ज्यादा होगी तो आप यहाँ पे 1 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन से ज्यादा होगी तो 6 मिलियन, नॉर्मल टैक्स रिजीम है ना, तो बस ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, जाने दें। और अगर 5 मिलियन से कम होगी तो FTR, फाइनल, ऐसे ही था। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 4 मिलियन होगी, अब नॉर्मल तो नहीं है, तो आप ये फाइनल के नीचे लिखेंगे 4 मिलियन। अब देखें यहाँ से उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी, देखें। ओके मैन, छोड़ें, ये एरर दे रहा है, वो मुझे कह रहा है कि वैल्यू शुड बी एंटर्ड एट फाइनल टैक्स एज अमाउंट कोड इतने। ये मुझे यहाँ पे जाके ना बेसिकली ये जो टैक्स चार्जेबल में ये वाला टैब है ना, ये वाला टैब, यहाँ पे मुझे कह रहा है पहले जाके ऐड करोगे तो यहाँ लिखने दूंगा, तो फारक रहे इसको, पता नहीं क्या बोल रहा है। बट ठीक है, ये है एरर्स हैं, देखे ना, अभी एरर देता रहेगा जब तक मैं वहाँ नहीं लिखूंगा। उसको पता लग गया ना इसकी है इनकम, तफा करें। खैर, ओ मैन व्हाट इज दिस, लोन एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ये क्या चीज है, वो कौन था, बताइए। ये तो रिवीन नहीं हो रही है साथ साथ, बताइए। ये वही है एनटीएन और वो कैश और गिफ्ट, और सर वो आपकी इनकम बनती है। आप कहेंगे मैं नहीं बताता सर, मैं नहीं लिखता, तो ठीक है ना लिखे, अल्लाह तो देख रहा है ना, 5 फरिश्ते तो देख रहे हैं ना, डंडा तेज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओके, अदर रिसीट्स में कुछ भी लिख देंगे। ग्राउंड रेंट का मिलना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा था। रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग पढ़ा था। रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी पढ़ा था। एनविटी पेंशन बस ठीक है, इसको छोड़ें, एनविटी को देख लें, एनविटी भी पढ़ी थी हमने, ठीक है, ये भी इसमें आती है। और कोई डिडक्शन होंगी तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो दैट वाज अदर सोर्स, तो ये आपके 5 हेड ऐसे फिल हो जाते हैं, कोई मसला इसके अंदर, ठीक है। ओके, जितना पढ़ा हुआ। अब आइए एग्रीकल्चर और फॉरेन सोर्स पे। एग्रीकल्चर आपको पता है एग्जेम्प्ट है, बस आपने सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो यहाँ पे आपने लिख देनी है, और ये एग्जेम्प्ट ही होती है, ये एग्जेम्प्ट ही होती है हमेशा, एग्जेम्प्ट के नीचे आप लिख देंगे। अच्छा, ये ना आपके कोर्स में नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंस, आपको ये वैसे मैंने बताया हुआ है कि जी एग्रीकल्चरल इनकम ना एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, लेकिन ना सूबों में वो टैक्सेबल है। तो बहरहाल वो जितना टैक्स पे किया होता है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो छोड़ें बस जो कुछ भी होता है। अच्छा, ये रिटर्न ना उर्दू में भी हो जाती है, पता है आपको? वो नहीं है, फिर वापस कौन करेगा इसे,
ऐसे पता सारा कुछ है। चलें करके देख लेते हैं। ये लेवल नहीं हो गया फिर ज़रूरी आमदनी। आए फिर देखते हैं उर्दू में क्या बनता है। तनख्वाह, मुआवजात या दीगर उजरत बशमूल तनख्वाह के बकाया जात। लेवल है क्या नहीं? भाई इजी लेते हैं एफबीआर को। ये देखें, अच्छा उर्दू में देखते हैं। मौसूल शुदा या काबिल वसूल कराया, क्या अंग्रेजी है इसकी? रेंट रिसीव्ड और कराया के मुकाबिल एडजस्ट ना की जाने वाली रकम का 10वां हिस्सा। नॉन एडजस्टेबल, अराजी के फरोख्त के सिलसिले में मुआहदे के तहत जब्त शुदा डिपॉजिट। ओह मैन दिस इज गुड। गैर अदाशुदा काबिल अदा कराया की रिकवरी, ए रिकवरेबल। 3 साल से जायद गैर अदाशुदा वाजिबात। ये लेवल है कि नहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा ये अंग्रेजी में आ गया। ग्राउंड रेंट को ग्राउंड रेंट ही बोल रहा है। फायदा, प्रॉपर्टी में सरमाया कारी के लिए सरमाया जाती उधार पर मुनाफा। ओके, किराया जमा करने के अखराजात, लीगल सर्विस चार्जेस। ठीक है, ये अब आपको आइडिया हो ही गया कि ये तमाम उर्दू में भी हैं। व्हाट इज दिस मैन, हम इसकी तारीफें कर रहे थे। वो इधर नहीं उर्दू लगती भाई, नहीं बस इतना सही था सिर्फ। ये तो गलत बात है मेरे दोस्त। अच्छा वहाँ उसने भी किया नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं की होगी। अच्छा ये भी अंग्रेजी मिक्स है, कमाल हो गया यार। चले खैर, आप अंग्रेजी पे जाइए, छोड़ें। ओके, फॉरेन सोर्सेज, बाहर के मुल्क में कमाई जाने वाली इनकम। क्या बताया था सर? ये भी अलग अलग हेड्स हैं कि नहीं? तो सर सारे हेड्स आप यहाँ पे इनकी इनकम फॉरेन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, बोर तो नहीं हो रहे? एंड देन देयर इज अ डिडक्टेबल अलाउंस मैन। ओके, अच्छा मुझे सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे ये लिखेंगे सारा कुछ, क्या खाली छोड़ देंगे? हाँ ठीक है बस। नहीं वैसे यहाँ पे लिख के एग्जाम में भी लिख देना, फारग हो जाएगी वैसे। अब अगर आपने उस इनकम से कोई एसेट खरीद दिया, क्या बताएंगे? पॉइंट, वो पूछेगा पैसे कहाँ से आए। वो यार ये बाहर से आए थे, एग्जाम थे। हाँ बिल्कुल, नॉन रेजिडेंट था तो फॉरेन सोर्स इनकम वैसी टैक्सेबल नहीं होती, तो लिखी क्यों नहीं यहाँ पे? तो यहाँ लिखे या एग्जाम में लिख देंगे आप। ओके, अब आइए जी डिडक्टेबल अलाउंस पे। वही देखिए, ज़कात पढ़ी थी, वर्कर वेलफेयर फंड पढ़ा था, प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ा था। सॉरी ये डिलीट हो गया हुआ है, आई एम सॉरी, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये असल में 2022 की रिटर्न है ना, तो इस पर 2022 वाले असूल लग रहे हैं, 2022 वाले असूल लग रहे हैं, तो इसलिए ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये अब उड़ गया। ये आप 2023 की रिटर्न ओपन करेंगे ना, तो ये लाइन डिलीट होगी यहाँ से। एजुकेशनल एक्सपेंस, मैन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन के स्पेलिंग गलत है। फॉर होम ट्यूशन फीस पेड, गलत है ना स्पेलिंग? अब देखें तो गलती एफबीआर भी कर जाता है। सो दैट वाज डिडक्टेबल अलाउंस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो भी होगा। टैक्स चार्जेबल, बस ठीक है इसको छोड़ें। ओ यार ये बंद हो जाएगी अब, माजरत जी। नहीं वो असल में वो ड्रैग किया ना, तो उससे वो हो जाएगी, उससे वो रिवर्स हो जाती है। ठहरिए, कहाँ पर थे हम? टैक्स रिडक्शंस। अच्छा ये कुछ होती हैं सर, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्च, बड़ा बड़ा लग रहा है। एक्सेप्ट टीचर्स और मेडिकल प्रोवाइडर, बड़ा बड़ा लग रहा है। यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देते हैं। अच्छा टैक्स रिडक्टेड क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, रिडक्टेड। कमाल हो गई एफबीआर की भी वैसे। बाकी ये दो चीज़ें जो है ना बस ठीक है, ये छोड़ दें, ये आपके कोर्स में नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। ओके उसके बाद आ गया जी टैक्स क्रेडिट्स, मैन चैप्टर 6 इज हेयर। टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशंस, कैन यू से इट? ये निकल गया हुआ है, जो मैं आपको कहता था ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और ये इन्वेस्टमेंट निकल गया हुआ है, ये सेक्शन 62 निकल गया हुआ है। अगले साल के रिटर्न में ये नजर नहीं आएगा आपको। ये हेल्थ इंश्योरेंस में निकल गया हुआ है। पेंशन फंड, पेंशन फंड देखें यहां पे आप लिखेंगे। ओके, पीओएस मशीन्स, गुड मैन। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 65 जी, ये भी पढ़ा हुआ है। स्पेशल इंडस्ट्रियल, ये भी पढ़ा हुआ है। 103 ये कौन सा है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ओके, टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन वेयर द डोनेशन इज मेड टू एसोसिएट, ये क्यों लिखा हुआ है सर? ये लहदा क्यों लिखा हुआ है इसके? ये लहदा है, ये लहदा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको पता है पीछे सी की लिमिट्स हैं।
तो यहाँ पे अगर आप अमाउंट लिखेंगे ना, सिस्टम के बैक एंड पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है, वो खुद कैलकुलेट करता है टैक्स क्रेडिट, तो वो लिमिट्स चेंज कर देगा। यहाँ पर लिखेंगे तो लिमिट चेंज कर देगा। ठीक होगी बात? ओके। हाँ, वो साथ साथ आप फिल करके आ रहे होंगे ना, फिल करके आप आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं, आप फिल जो मर्जी कर लें, जिस ऑर्डर में मर्जी कर लें। अब मैं यहाँ पे जी डोनेशन लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे 5 लाख, ये ले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, कोई टैक्स रेट नहीं मिल रहा, पीछे मैंने इनकम ही एंटर नहीं की हुई। लेकिन अब देखिएगा, मैं ये सैलरी यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं सैलरी एंटर कर देता हूँ 30 लाख, सैलरी आ गई 30 लाख सिस्टम में। अब ये आइएगा टैक्स क्रेडिट्स पे देखें, खुद उसने कैलकुलेट कर दिया, वरना जीरो आता रहेगा। तो जो जो अमेंडमेंट करते रहेंगे बैक एंड पे, बस कैलकुलेट दबाते जाए, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन बैक एंड पे होगी। तो सर हम क्यों पढ़े हैं टैक्स क्रेडिट, जब सिस्टम ने खुद ही कर लेना है, आप अभी पढ़ाई जा रहे हैं एवर बी इंटू सी। और भाई जब आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा वो भाई ये किधर से आया, तो हम उसको बताने जोगे तो ना। कल को रिटर्न पे कोई केस खुल गया, कमिश्नर ने बुला लिया, आप बात करेंगे उससे, तो आपको पता जब तक नहीं होगा कि ये कैसे है, तो कैसे उससे बात करेंगे। ओके, तो ये सब बातें इसलिए पता होनी चाहिए। तो अरेंजमेंट जो मर्जी कर लें, वो एंड पे आपने जब सारा कुछ फिल ही करना है तो कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं ये वो जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं, सारे ही आपके कोर्स में नहीं है, बस ठीक है। जो टैक्स कटे होते हैं वो सारे आप ये सेक्शंस के मुताबिक ना यहाँ पर करते हैं, ठीक है, सारा कुछ आप इसमें ऐड करते हैं। ओके मैन। फाइनल फिक्स टैक्स, कुछ टैक्स होते हैं फिक्स, जैसे ये डिविडेंड आपको बताया था फिक्स टैक्स होता है फाइनल का, ये हमने पढ़ा हुआ, ये आ जाता है इधर। और इसमें एक चीज़ और होती है जो आपने पढ़ी हुई है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड हियर कम्स द पेन मैन, लुक 37 का 3 ही पढ़ा था। अच्छा, ये ना पिछले साल वाले स्लैब्स हैं, अब स्लैब चेंज हो गए हुए हैं, देखें, एक्सीड 1 ईयर बट 2 ईयर, डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, कुछ कुछ इस तरह के हमने अभी भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब चेंज हो गए हैं वो। ठीक है, अब 6 साल वाला है तो ये अगले साल ना चेंज होकर 6 साल पे आ जाएगा। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी जहां पे भी फॉल करेगी, आपने वहां पे उसको अमाउंट को लिख देना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली यहां पे ना कैलकुलेशन कर देता है। ये देखिए, ये जो लास्ट कॉलम है ना टैक्स चार्जेबल, सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। आपने बस यहां पर अमाउंट लिखनी है, और अमाउंट लिखने के बाद आपने जो आगे गेन लिख देना है, बाकी सिस्टम खुद कैलकुलेट कर लेगा। ओके होगी बात? ये सिक्योरिटीज वाली बात आ गई 37 है। ओके, ये आप गेन अगर कोई सिक्योरिटी पे जो भी है वो आप लिख देंगे, आपको पता है डिफरेंट रेट्स हैं, तो अगले साल ये भी चेंज हो जाएगा। ओके मैन, बाकी कोई चीज़ भी यहाँ से आप पे रेलिवेंट मेरे ख्याल में नहीं है, बस ये जब आप सी में जाएंगे फिर सारा कुछ आप पढ़ते रहेंगे खुद ही। ठीक होगी बात? चलें जी, अब आते हैं जी मेन मुद्दे पे। ये 7E, ये 7E आपका नया कोर्स में आया, ठीक है, तो बस ये आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है वैल्यूज़ और टैक्स पे कर देना है, वाला छोड़ें, ये भी पढ़ेंगे तब समझ आएगी। नाउ कम्स द फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल। ले सर ये न्यूमेरिक, वो किधर गया, अच्छा हाँ सॉरी, डर गया था मैं। ओके, ये देखिए, सैलरी और बोले प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। फॉरेन इनकम ऐड तो होगी, एग्रीकल्चरल इनकम ऐड तो होगी, टोटल इनकम आ जाएगी। अच्छा, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होते हैं, टैक्सेबल इनकम आती है। हम एक काम क्या करते हैं, हम इसमें से एग्रीकल्चरल और फॉरेन इनकम जो है वो क्या करते हैं, वो माइनस करते हैं। चले एक काम करके देखते हैं, वैसे मैंने भी ये काम कभी करके नहीं देखा। एग्रीकल्चरल इनकम ना एग्जेम्प्ट होती है, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपया ना एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करता हूँ और इसको एग्जेम्प्ट कर देता हूँ कि ये एग्जेम्प्ट है, देखता हूँ ये टैक्सेबल में से माइनस करता है कि नहीं, टोटल में तो आना चाहिए, क्या ख्याल है? ओके, अब आते हैं इधर कंप्यूटेशंस पे, देखते हैं। 30 लाख ये हो गया, 6 लाख ये हो गया, टोटल 36 लाख हो गया, लेकिन 36 में से सिर्फ 30 लाख टैक्सेबल है, ये तो एग्जेम्प्ट है। सर टैक्सेबल इनकम ये है, ओ मैं नहीं लेके गया, वो नहीं लेके गया उसको, तो इसका मतलब है वो ठीक कर रहा है। ओके, और मजे की बात है वो टोटल में भी नहीं लेके जा रहा, हालांकि टोटल में इसको लेके जाना चाहिए था। ओके, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, बारह या एफबीआर और लोगों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक है, एनीवेज छोड़ें इसको, जो कुछ भी है। वो तो टैक्सेबल पे लगता है ना, वो टोटल पे तो नहीं लगता, ए और बी वाला तो टैक्सेबल पे लगता है। ओके, ठीक हो गई बात। तो ये देखिए, उसके बाद उसने आपका टैक्स निकाला, ये
ये दो टैक्स क्यों है, बस छोड़ दें जो भी हैं, फ़र्क करें इसको, बस टैक्स लाइबिलिटी आ गई और ये उसने देखें टैक्स क्रेडिट उसमें से लेस किया, कर दिया लेस। ओके, बाकी ये आगे कुछ टैक्सेस और हैं, ये जाने दें इनको। ये जो टैक्स आपका ऑलरेडी कटा होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। एडवांस इनकम टैक्स हुई कटा हो वो यहाँ पर लिखा आ जाता है। ये बेसिकली सारा कुछ आपने ना यहाँ पे फिल किया होता है, एडजस्टेबल और फाइनल, ठीक है। वो वहाँ से खुद उठ के जो है ना वो यहाँ पे सिस्टम उठा लेता है उसे और आपका निकाल देता है जी। वो एडमिटेड इनकम टैक्स होता है जी, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिख देते हैं और फिर आपने ये जमा नहीं करने देगा आपको, ये कुछ भी करने नहीं देगा, रिटर्न सबमिट ही नहीं करने देगा। ये सबमिट का बटन लिखा लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करने देगा। इट विल नॉट अलाउ मी टू डू सो, डू यू वॉन्ट टू सबमिट, यस। वो करी ना दी, वो कर दी, नहीं की। एडमिटेड इनकम टैक्स मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन, एरर देगा, इसको पे करें। पे कैसे होगा, ये यहाँ से बिल जनरेट होता है, ये देखें जनरेट बिल, ये क्लिक करेंगे बिल बन जाएगा, उसका प्रिंट लें या तो बैंक में जाके कैश जमा करा देंगे, अपने मोबाइल से ऐप खोलें वहाँ से जमा करा दें। जैसे ही आप जमा कराएंगे ना, ये पेमेंट का टैब बना हुआ है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर आके ना इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी ना वो ऑटोमेटिक आ रही होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर आप सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। सो ये वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके कोर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगी, बाकी जो इरेलेवेंट चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे इन भाई साहब ने कितने पैसे कमाए, 30 लाख ये और 6 लाख ये, 36 लाख कमाया, ऐसे ही है। ओके, मिसाल के तौर पे पिछले साल इनका कोई एसेट नहीं था, जीरो एसेट थे, 36 लाख कमाए। इस साल इनके एसेट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 36 ही हो सकते हैं ना। खर्चा नहीं करेंगे, कोई जीरो खर्चा होगा तो 36 ही होंगे। अगर इनके एसेट 55 लाख के हो गए, 19 लाख का मसला है। तो सर ये चीज जो है ना वो यहां से हमें पता लगती है वेल्थ स्टेटमेंट से, ये रिकंसिलिएशन से, ये बनानी है हमने चैप्टर 15 में, ये सवाल आता है इसका। ये देखिए, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एसेट्स ओपनिंग, मैं अगर इसको जीरो एज्यूम कर लूं तो नेट इस साल जो आपने कमाया होगा वो सारा आ जाएगा, इस साल जो कमाया होगा वो सारा आ जाएगा 36 लाख। इसमें से 30 लाख आपका नॉर्मल में था और जो एग्जाम था वो यहां पर आप लिखेंगे 6 लाख, तो आपका 36 लाख पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक होगी बात। अब ओपनिंग में ये ऐड करेंगे तो मैक्सिमम असासे इतनी हो सकते हैं ना, लेकिन आप इसमें से ना कोई खर्चा करेंगे, देखो 36 का आउट निकाल दिया है, और 36 से आउट हो भाई, अनरिकनसाइल्ड है, क्या कर रहे हो, नो मैन दिस इज नॉट गुड। ओके, तो मैं कहता हूं अच्छा असासे जो मेरे हैं ना, लेट्स अज्यूम वो ना शदीद बढ़ गए हैं, वो ना 90 लाख का कैश मेरे पास आ गया, मैंने असासों में, ये एसेट्स हैं जी, ये एसेट्स आपने डिक्लेयर करने होते हैं, प्रॉपर्टीज, जानवर वो भी दिखाने होते हैं आपने, इक्विपमेंट भी दिखाना होता है, जितने बैंक अकाउंट्स होते हैं, जितना आपने लोगों से वसूल करना होता है वो, गाड़ियाँ, प्रेशियस पोजेशन जो भी होती हैं आपके पास, फ़िरौन के सिक्के जो होते हैं, फ़िरौन के कपड़े वगैरह, हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम कोई होगी, कैश जो हो गया, किसी और के नाम पे एसेट है, बेगम के नाम पे एसेट रखे हुए हैं, बच्चों के नाम पे एसेट रखे हुए हैं, आपने वो लिखने हैं, तो यहाँ पर आप सारा कुछ जो है ना वो इधर लिखते हैं, किसी से उधार लिया हुआ तो वो भी लिखते हैं। तो ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करके ना बता देता है कि आपके असासे कितने हैं। फिर सिस्टम क्या करता है, वो कहता है अच्छा ये असासे तुम्हारे पास हैं, हाँ ये हैं, ओके मैन, एक साल के एंड पे ये असासे तुम्हारे पास हैं, आ जाओ वापस रिकंसिलिएशन पे, तुम कहते हो पिछले साल तुम्हारे असासे थे इतने, ओके, इतने ऐड हो गए, तो कितने बने सर, जरा मैं ऐड करके देखूं, खर्चा तुम कहते हो तुम्हारा है कोई नहीं, पिछले साल तुम्हारे असासे थे इतने, ऐड हो गए इतने, ओ सॉरी ज्यादा हो गए, इस साल ऐड हो गए इतने, ओ भाई इस साल के आखिर में मैक्सिमम इतनी असासे हो सकते हैं ना, 27, 358, 397 के। ओके, अब मैं जाके ना कहता हूँ मुझे ना एक जगह से कैश आया था, तो मैं कैश में जाके ना लिख देता हूँ ये 90 लाख, अब आइए इधर, और फिर बंद हो जाएगा ये, बचत हो गई, बचत हो गई। ओके, वो कहेगा व्हाट इज दिस मैन, ये तुम्हारे एसेट 32,758 के कैसे हो गए, ये तो 27 के होने चाहिए थे, ये 32 के कैसे हो गए, आमदन से ज्यादा सासे, फिर टीवी पट्टी चलेगी, आमदन से ज्यादा सासे, मैन व्हाट इज दिस। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना ये 5.4 पॉजिटिव शो होता रहेगा, भाई 2 नंबर ही है, इतनी तेरी इनकम है कहीं से, तू बता नहीं रहा इधर, यहाँ पे लिख कहीं से तुझे मिला है 54, 5.4 मिलियन तुझे कहीं से मिला है, तू नहीं लिख रहा, तू जब लिखेगा ना इनकम के अंदर तब ये जाके मैं जीरो करूंगा,
नहीं नहीं, मैं क्यों इनकम बताऊँ, मैं तो नहीं इनकम बताऊंगा लोगों को। नो, सवाल है, टैक्स देना पड़ेगा। सॉरी मैन, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट। ना कर डिस्क्लोज, ना कर डिस्क्लोज। यहाँ पर हम अमाउंट दिखा देंगे, आमदन से ज़्यादा सासे कर, हाँ एक दफ़ा ज़रा सबमिट करके दिखा मुझे, बताता हूँ मैं तुझे। कुछ बातें अब पता लग रही हैं। तो ये बेसिकली वो फसाद की जड़ का वो सफ़ा है, ये रिकन्सिलेशन वाला, ये सारे फसाद की जड़ क्रिएट करता है। ये जो आमदन से ज़्यादा सासे होते हैं ना, वो ये सफ़ा आपके सामने है जो कि आपको बता रहा होता है। ओके, सो ये एक ओवरऑल गोशवारा जिसको बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं, ये उसकी शक्ल है। उसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो हैं, और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें फिलअप होती हैं और आप रिटर्न अपनी सबमिट कर देते हैं। ठीक होगी बात? ये बात आपको समझ आ गई सबको? कोई सवाल अगर किसी ने पूछना हो या कोई बात करनी हो? कोई सवाल नहीं? पक्की बात है। एक मिनिमम टैक्स पढ़ा था हमने, ये वो रिजीम है। मिनिमम रिजीम को मैंने कहा था प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, पीटीआर, ये वो है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ है। ये वेरिफिकेशन ये भी आप पढ़ेंगे, बल्कि क्या आप ना यहाँ पे साइन वगैरह करते हैं अपने, तो साइन यूँ तो नहीं कर सकते आप, पिन होता है वो, आपने पिन यहाँ पे लिखना होता है, वो हर बंदे का पिन डिफरेंट होता है, बहरहाल चेंज कर सकते हैं आप। ओके जी, कुछ थोड़ा बहुत 1-2% भी फ़ायदा हो गया हो तो मेरे हाल में काफ़ी है। कम से कम आपने एक प्रैक्टिकल शक्ल तो देख ली ना, कि प्रैक्टिकल शक्ल इस तरीके से होती है। मेरा वैसे इरादा था कि जनवरी के एंड पे आपको ये बताऊंगा, ताकि आपने सारा कुछ पढ़ा हो ना, फिर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन चले, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, कैपिटल गेन पढ़ा हुआ, अदर सोर्स से पढ़ा हुआ, वो तो आपको एक एक चीज़ पे टैली समझ आ गई होगी। तो जब आपने बिजनेस पढ़ लिया होगा, सैलरी पढ़ लिया होगा, तो वो बातें भी आपको ना बड़ी बेहतरीन समझ आ जाएंगी। और जब आपने सी फैब में सारा टैक्स पढ़ लिया होगा, फिर तो एक एक बात समझ आ जाएगी। सी फैप में तो बात, उसी में सारा टैक्स है ना, उसके बाद तो फिर आप जॉब पे जाएंगे या अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ भी है। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, ठीक है सर। लेकिन जाके अब ये नहीं कहना कि ओके मैन, शॉर्टकट टैक्सेशन सर्विसेज, यहाँ पे टैक्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अभी सिर्फ फॉर्मेट देखा, और जितना मैंने थोड़ा बहुत बता सकता था मैंने, इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं, बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। और आपने खुद देख लिया होगा कि ये वाला तो पूरा टैब ही शायद आपके कोर्स में नहीं है, ये एडजस्टेबल और फाइनल वाला। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारे मसले क्रिएट होते हैं। एक यहाँ पे सारे मसले क्रिएट होते हैं, ये फसाद की जड़ है, दो, एडजस्टेबल, फाइनल। और ये जो बिजनेस के अंदर ये टैब है ना, मैनेजमेंट, एडमिन एंड सेलिंग, ये फसाद की जड़ है। यहीं पे सारी लड़ाई होती है, क्योंकि जिस बंदे ने अपना टैक्स कम करना होता है ना, वो इसमें जाके एक्सपेंसेस ऐड करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है। चलिए यार, इनकम कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ओके, जब इनकम कम होती रहेगी तो टैक्स भी कम होता रहेगा। तो जितने सवाल उठते हैं ना, वो फिर इस टैब पे उठते हैं। हाँ भी बता ना, तू कह रहा 10 लाख का खर्चा है, किधर है, दिखा, साबित कर। तो फिर आपको ये सारे खर्चे साबित करने पड़ते हैं। तो दिस टैब इज फसाद की जड़। ठीक हो गई बात? ओके है जी, ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है अब इतना आपके लिए, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो ही गया होगा। तो ठीक है जी समीर, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात आपसे। अल्लाह हाफिज़।